जल्दी ला यार बादल। मेहरमा और मरहम, सुनने में ये दोनों लफ्ज एक जैसे लगते हैं, पर दोनों का मतलब काफी अलग अलग होता है। क्योंकि मेहरमा जो जख्म देते हैं ना, उन जख्मों पर मरहम भी काम नहीं करते। तो शुक्र मनाओ ब्रायन कि ये जख्म तुम्हें मेहरमा से नहीं, तुम्हारी अपनी ओवर स्मार्टनेस से मिला है। लो, शायद इस फर्स्ट एड बॉक्स में रखे इस मरहम से काम चल जाए। काश मेरे जख्म भी ऐसे ही जिस्मानी होते। लाओ लाओ उंगली लाओ। जब जख्मों पर ये फर्स्ट एड वाले मरहम काम नहीं करते ना बादल, वो इंसान अक्सर अपने लिए दूसरे किस्म का मरहम ढूंढ लेते हैं, है ना? उस दरवाजे के पीछे मैंने जो देखा, वो सिंदूर, वो हड्डियां, वो जादू टूने का स्टूपिड सा सामान। Brian, shh, relax. It was just an experiment, huh? Just give it a thought, okay? पूरी दुनिया से कटकर इस जेल जैसे घर में अकेला रहता हूँ। सो अगर इस लोनलीनेस का फायदा उठा के ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी ना कर पाऊं तो क्या फायदा इस अकेलेपन का, है कि नहीं? और उस दरवाजे के पीछे तुमने जो भी देखा, you were not meant to see it, you know? You were just a wrong guy at a wrong place. Exactly like मोहित। अब ये मोहित कौन है? तुम्हें इस सो कॉल एक्सपेरिमेंट का आइडिया देने वाला? कहीं इस घर में किसी दरवाजे के पीछे कैद तो नहीं है तुम्हारा मोहित? हाँ? ना ना ना, मोहित कैद में रह ही नहीं सकता अब, क्योंकि वो तो आजाद पंछी की तरह खुली हवा में झूल रहा है, हमेशा के लिए आजाद। बस उसके गले में खून से सना फंदा बंधा है। अब तुम चाहो तो तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांधते हुए मोहित के गले पर बंधे फंदे की कहानी सुना सकता हूं। क्या कहते हो? यार देखो तुम। I know you wanted to listen to the story. Here we go. क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 12 अगस्त 2014, मथुरा। मथुरा से 20 किलोमीटर दूर हीरपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के आवारा कुत्ते सुबह सुबह भौंक रहे थे। रात की देसी शराब के नशे में पड़ा बबलू उठ पड़ा। उसे लगा कि कुत्ते आपस में लड़ रहे होंगे, पर जब उसकी नजर ऊपर पेड़ की तरफ गई तो वो घबरा के अपने खटिया से नीचे गिर गया। वो पूरे होश में है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए उसने अपनी आंखें मली। वो सपना नहीं था, पेड़ पर एक लाश टंगी थी। कुछ ही देर में सुबह के सन्नाटे को चीरते हुए पुलिस की सायरन बजाती जीप उस पीपल के पेड़ के पास रुकी। गांव वालों की मदद से बॉडी को नीचे उतार ही रहे थे कि तभी कुछ लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। ये चीख पुकार मोहित के घर वालों की थी। सेम मोहित who was hanging around on that tree. उसके गले पर एक सफेद गमछे से फंदा लगा हुआ था। बात साफ थी कि किसी ने पहले गला काटा और फिर मोहित को पेड़ पर लटका दिया, क्योंकि जो गमछा उसके गले से बंधा था वो अब खून से लाल हो चुका था। जस्ट लाइक योर रुमाल मिस्टर ब्रायन डिसूजा, जो तुमने अपने हाथ के जख्म पर बांध रखा है। लो अपना हाथ मुझे दो। कम ऑन। वेट बादल, ये जख्म भी तुम्हारा ही दिया हुआ गिफ्ट है, सो आराम से कर। डैम इट। ओह कम ऑन ब्रायन, अपने दर्द के लिए दूसरों को दोष देना बंद करो। छोटा सा कट है जिसके लिए ये फर्स्ट एड काफी होगा। सो ये रुमाल, ओह वाओ, खून में सना सफेद रुमाल, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है? वेल, मेरे जैसी सोच मोहित के घर वालों की बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ पुलिस की टीम करीब से लाश को देखते हुए फोटोज ले रही थी और दूसरी तरफ मोहित की लाश देखकर उसकी मां फूट फूट कर रो रही थी। मोहित की बॉडी सफेद कपड़ा ओढ़े जमीन पे पड़ी थी और उसके आस-पास नाते रिश्तेदारों का घेरा लगा था, जो कि रह रह कर रोने लगते हैं।
इस सबसे दूर उसी पीपल के पेड़ के नीचे अपने आंसुओं को रोके मोहित का बाप अमरपाल भी बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे अकेले में लाकर मोहित के बारे में पूछताछ शुरू की। जो बाप के जीते जी जवान बेटे की अर्थी उठे तो बाप तो रो भी न सके सर जी। एक ही लल्ला था बाबू, दिल्ली में नौकरी करते हो तो 4 साल बाद गांव आए हो तो मुझको जय समझ में नहीं आ रही कि कोई हमारे लल्ला क्यों मारे को है। कहाँ बिगाड़ो तो उसने, कहाँ बिगाड़ो तो सर जी बताओ, आप ही कोई जवाब दे दो, मार के लटका दो। अमरपाल की बातों से ये समझ में आया कि मोहित वॉज लाइक स्वदेश फिल्म का मोहन भार्गव। मतलब इतने साल बाहर पढ़ाई और फिर जॉब करने के बाद वो इतने साल बाद अपने परिवार से मिलने 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव आया था और उसे कुछ दिन बाद वापस भी जाना था। ऐसे में सवाल ये था कि कोई मोहित को क्यों मारेगा। ना उसका गांव से ज्यादा कोई कनेक्शन था, ना ही उसके गांव में ज्यादा दोस्त थे, और गांव के कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मोहित को बचपन में देखा था और फिर इतने साल बाद अब। परिवार सोच रहा था कि क्यों ही छुट्टी पर बुलाया लड़के को। मां को तो यकीन तक नहीं आ रहा था कि मोहित जा चुका था। जाहिर है। You see, जब भी कोई परिवार अपने किसी अपने को खोता है ना, तो वो सदमा सालों तक दिल में नासूर की तरह चुभता है बादल। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमागी तौर पर बेहद कमजोर हो जाते हैं बादल, बल्कि इतने कमजोर कि कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं वो। तुम तो समझते ही होगे बादल। I don't like the way you use your sarcasm, Brian. Oh, sorry. एंटीसेप्टिक है, जलन तो होगी ही। तुम्हें भी जलन है ना मुझसे, ब्रायन? Because you think me and your wife Shalini are... जलन जुर्म में बदल सकती है क्या? यही जानने आया हूं तुम्हारे पास। तुम भी तो जलते थे ना निवेदिता से। तुम्हें नहीं पता शायद, लेकिन जलन भी इश्क का ही एक रंग है। इश्क जिसकी कोई हदें ही नहीं होती, इश्क जिसमें एक बूंद भी ना मिले तो भी खोने का डर समंदर जितना होता है, जिसका दायरा हर दिन बढ़ता ही जाता है। ओह हाँ, दायरा। मोहित के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को भी अपना दायरा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किसी फिक्स डायरेक्शन में बढ़ ही नहीं पा रही थी। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, डेप्रिवेशन सेट्स अस फ्री। और इस केस में लीड्स ना होने की डेप्रिवेशन ने पुलिस की जांच का दायरा और बढ़ा दिया, और पुलिस वालों ने हर उस पॉसिबल आदमी से बात की जो मोहित के घर के आसपास रहते हों या उससे रिसेंटली मिले हों। इसी दौरान मुलाकात हुई वहीं के एक लोकल लड़के मनीष से। सर जी, मारो नाम मनीष है। जे जो मरो है मोहित भैया, जे मारा ताऊ को लौंडा है। मैंने बाद दिन जाको देखो तो ताऊ से बात हो रखी थी, धड़का तड़की थी बाप बेटा में। सर जी, एक बात को ध्यान रखियो, ताऊ रामलीला में दशरथ का रोल करत है, समझे? कमालूम कहानी यूं झूठी हो और आंसू भी। बैम! कहानी में आया एक नया लीड और एक नया ट्विस्ट। मनीष की बातचीत से केस की इन्वेस्टिगेशन को एक पॉसिबल डायरेक्शन मिली। उसके मुताबिक मोहित अपने गांव सिर्फ घूमने नहीं आया था। He had a motive. वो शादी करना चाहता था, वो भी इंटर रिलीजन। मोहित को अपनी एक कलीग से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, मगर मोहित के बाप अमरपाल को थी इससे दिक्कत, क्योंकि भले ही इंडिया कितना भी सेक्युलर देश हो, पर बात जब शादी की आती है तो अपना धर्म, अपनी जात, अपनी बिरादरी, बस यही होते हैं सबसे बड़े फिल्टर्स।
तो यानी पॉसिबिलिटी ये थी कि शहर से लौटे लड़के का एक दूसरे धर्म की लड़की के लिए प्यार और उससे शादी करने का पागलपन मोहित के बाप अमरपाल को रास न आया हो और बात इतनी बड़ी बन गई हो कि मोहित को मौत के घाट उतारने में भी बाप के हाथ ना कांपे। You mean honor killing? Yeah, I mean some people take honor in killing. ये इज्जत और समाज का डर चीज ही ऐसी है यार, जिससे मक्खी ना मरवाए उससे बंदा मरवा दे। और फिर ये पुराने लोग जिन्होंने इतने साल गांव में इतनी इज्जत की कोठी खड़ी की हो, उनके लिए ईगो और इज्जत का इंपॉर्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपना ये हाथ सीधा रखो ताकि मैं बैंडेज बांध सकूं। ओके, कम ऑन, कीप इट हियर। वैसे तुमने क्यों मारा निवेदिता को? तुम्हारी ईगो बड़ी हो गई थी या फिर इज्जत? क्योंकि आदमी तो तुम भी पुराने हो, शौक भी पुराने से मालूम होते हैं तुम्हारे, जैसे ये टेबल पे रखा हुआ ये खटारा रेडियो। ओह यार, रेडियो हैज अ स्पेशल प्लेस इन माय लाइफ, यू सी ब्रायन। और बहुत कम ही स्पेशल चीजें रही हैं मेरी जिंदगी में, जिनमें से एक है निवेदिता। स्पेशल था हमारा रिश्ता, लेकिन सब कुछ हमेशा स्पेशल नहीं रहता। एवरीथिंग इज टेम्पररी एक्सेप्ट लव एंड पेन, जिसे आप चूज करते हो परमानेंट बनाने के लिए। अब तो याद भी नहीं कि मेरे रिश्तों का मैंने गला दबा कर दम घोटा या उन्होंने खुद ब खुद फांसी लगा ली। हे ब्रायन, फांसी, यस, फांसी का फंदा कहानी। हाँ, तो तुम्हें याद है ना, मोहित की लाश उस पेड़ पर फंदे से लटकी मिली थी। पेड़ पीपल का करीब 15-20 फीट यूं ऊंचा रहा होगा। तो अगर हम मान भी लें कि अपनी इज्जत बचाने के लिए बूढ़े अमरपाल ने बेटे का गला काटा, तो फिर पेड़ पर किसने टांगा? यानी ये काम अकेले अमरपाल का तो हो नहीं सकता। इसके लिए जरूरत पड़ेगी गरम खून और मजबूत कांधों की। और इसलिए पुलिस ने इलाके के उन सारे मुश्तंडों की लिस्ट बनाई जो जाने जाते थे पैसा लेकर जमीनों पर कब्जा करने के लिए, लठबाजी करने के लिए, डराने धमकाने के लिए। और उन सबको थाने बुलाकर उनसे पूछताछ की कि वो कल रात कहां थे। जिनके वेयर अबाउट्स के स्ट्रॉन्ग एलिबाई मिले, उनको तो पुलिस ने छोड़ दिया, पर आखिर में एक मुश्तंडा ऐसा बचा जो इस सवाल में फंस गया कि वो कल रात कहां था। पर पुलिस का डंडा तो वो रामबाण इलाज है कि जिस रास्ते से चूहिया ना निकले वहां से हाथी निकलवा दे। पुलिस ने तोड़ाई शुरू की। लठबाजी करने वाले की बॉडी पर लठ पड़े तो वो चीखने लगा। पुलिस ने फिर पूछा, बता रही हो, पैसे दिए थे? बता रही हो। जल्दी। सर ताऊ से कभी पैसे वैसे की कोई बात ना भाई। पैसा जो लेंगे, अमरपाल ताऊ संत आदमी हैंगे, उनने आज तक मक्खी ना मारी। और तुम ये छोड़ो, इनने तो रामपाल चाचन को कभी लठ ना चलवाई, जबकि मोहित को बाकी चाचा रामपाल कट्टा लेके मारने पहुंचे एक दिन। अमरपाल के पास मोटिव तो था अपने बेटे को मारने का, पर जिस हिसाब से गांव में उसकी इमेज थी, कोई मानने को तैयार नहीं होता कि अमरपाल कभी ऐसा कुछ कर सकता है। और अब ये मोहित के चाचा और अमरपाल के भाई रामपाल की बात, ये एक नया ट्विस्ट आया था कहानी में। You know what, बादल? I'm bored now. So तुम और तुम्हारी कहानी दोनों से दूर जाना है मुझे। Thanks for the first aid. इस बॉक्स को टेबल से हटा। What the fuck? तुमने मेरा रेडियो तोड़ दिया। You fool! मेरे घर में बिना मेरी इजाजत के किसी भी चीज को हाथ लगाना, यहाँ तक के हिलाना, चलाना, उठाना, बैठाना सब मना है। Can't you see? चिल्लाओ मत बादल। Don't shout. ना मैं निवेदिता हूं जिसे तुम अपने इशारों पर नचाओगे, और ना ही मैं शालिनी हूं जिसे तुम डरा सकते हो। So keep your voice down. ये मैं जानबूझकर नहीं किया।
I was just picking the first aid box, damn it. No, you did it on purpose. तुम्हें पता चला कि रेडियो is special for me and you broke that. You just trying to instigate me. जब से आए हो बस अजीब सवाल पूछे जा रहे हो जिसके जवाब तुम्हें नहीं मिलने वाले. So don't give me an explanation. Just fix this radio. और वो भी इस कहानी के खत्म होने से पहले, okay? You know what? I will fix both this radio and your goddamn fucking attitude. तब तक relax, okay? Relax. Okay, मैं तो रिलैक्स कर भी लूंगा, पर पुलिस रिलैक्स नहीं कर पा रही थी क्योंकि मोहित को मारने वाला अब भी कानून से दूर था. जब थोड़ी डिटेल्स निकाली गई अमरपाल और उसके भाई रामपाल की, तो पता चला कि एक जमीन का पुराना विवाद था उन दोनों के बीच, जिसमें सारी जमीन अमरपाल को ही मिल गई. इन शॉर्ट मामला यह था कि अमरपाल और उसका छोटा भाई रामपाल दोनों भाइयों के बीच कभी भी बनी नहीं थी. और उसका कारण था 35 बीघा खेत जो हाईवे के किनारे पड़ते थे. दोनों भाई लगातार लालच के मारे एक दूसरे से लड़ते हुए उस जमीन पर अपना हक जताते थे और उसी विवाद के चलते दोनों के रिश्ते बद से बदतर हो गए थे. पर कुछ हफ्तों पहले ही मामला तब ठंडा पड़ा जब रामपाल ने जमीन पर से अपना हक छोड़ दिया. लेकिन जिस रात ये कत्ल हुआ था उस रात तो रामपाल गांव में आ ही नहीं सकता था बिकॉज वो जेल में बंद था. बेहतर होगा कि तुम भी अपनी जिद छोड़ दो बादल. कौन सी जिद? सच को छुपाने की और ये इस रेडियो के ठीक हो जाने की. जिद अगर सच को बाहर लाने की हो तो सच बाहर आ ही जाता है ब्रायन. जैसे मथुरा पुलिस ने सच को सामने लाने की जिद ठान ली थी, जिसके लिए उस जमीन से जुड़े मामले को समझना जरूरी था और इसलिए बुलाया गया जिले के पटवारी को. गांव की जितनी जमीनें होती हैं उनका हिसाब वही रखता था. जैसे ही पटवारी के सामने अमरपाल और रामपाल का नाम लिया गया, इट वॉज सरप्राइजिंग कि कैसे पटवारी को इनका मामला अच्छे से याद था. ओ बाजू हाईवे के साइड वाली जमीन हैगी, वही मामला है ना? अरे बा तो शहरी लौंडा था ना, का नाम रहा बा का? मोहित. हाँ, अपने अमरपाल को लल्ला बा ने मामला सुलटाया था. बड़े दिन बाद गांव आया था. बाहर बड़े बड़े लोगन में उठना बैठना हुआ का. जब बात की गहराई में पुलिस उतरी तो पता चला कि मोहित जब गांव आया तो ही नोटिस्ड कि उसके माँ बाप हमेशा उस जमीन को लेकर टेंस्ड रहते थे, जिसकी वजह से उसके चाचा के परिवार के साथ सालों से झगड़ा चल रहा था. और यहाँ उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और कनेक्ट किया एक लोकल IAS से जो कभी कॉलेज में मोहित के साथ पढ़ा था. अधिकारी साहब ने 2-4 फोन घुमाए और बस चाचा रामपाल जमीन के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल चला गया और उसे जमीन करनी पड़ी अमरपाल के नाम. और अब मोहित को जान से मारने का मोटिव 2 लोगों के पास था. एक उसके बाप अमरपाल के पास. पर सवाल ये आता है कि भले ही मोहित एक इंटर रिलीजनल मैरिज करना चाहता था, पर उसकी ही वजह से परिवार पर से इतना बड़ा संकट टला था. अमरपाल was extremely proud of him, and as पटवारी told कि दूसरा था जेल में बंद चाचा, जिसके पास मोहित को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था. ओह, तो अब कोई तीसरा बंदा विद अ तीसरा मोटिव. ये केस तो इस रेडियो के कॉन्फ़िगरेशन से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है मुझे. यही तो दिक्कत होती है कई लोगों की. उलझी हुई चीजों को देखते ही उसे कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं. गिव इट टू मी यार. जबकि डोर का सिर्फ एक सिरा पकड़ना होता है और सारी उलझन खत्म. फिर यार रेडियो हो या केस. और इस केस का वो सिरा था मनीष, जो देर से ही सही पर मजबूती से पुलिस के हाथ आया. जी हाँ, मनीष, यानी कि चाचा रामपाल का बेटा. क्योंकि मोहित की लाश जहां मिली थी वहीं पास वाले खेत से मिला एक टूटा हुआ ब्रेसलेट. थोड़ी सी पूछताछ से पता चल गया कि वो मनीष का ही है. मतलब मनीष की तरफ से भी सोचो यार,
कि आप अपने सारे सपने इस बात पर टिकाए बैठे हो कि जब ये विरासत में मिली जमीन बिकेगी तो आपके सारे सपने पूरे होंगे, और फिर अचानक से कोई आए, पहले आपसे आपकी जमीन छीने और फिर आपके बाप को जेल भिजवा कर आपको कहीं का ना छोड़े, तो दुख तो होता ही होगा। मनीष भी ऐसा ही महसूस कर रहा होगा। टूटा हुआ ब्रेसलेट काफी था मनीष को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए। और फिर क्या, जब अपराधी जेल में आ जाता है तो देर सवेर उसकी जुबान तो खुलनी ही होती है। बा मोहित साला, खुद तो शहर चले गए हो, जिंदगी सेट कर ली हती बढ़िया सी। हर के जरूरत थी बा को जमीन की, आयो शहर से और कर दई शहरियों वाले काम। रे बित्ता भर का कट्टा दिखायो बाबा ने, जेल करा दियो, जमीन भी ले गयो। जाकरण के बाद भी लोगन में अपनी बात हाक रहो थो। फिर देखी हमने बाको रात में खेतन के पास खींच लियो हरामी को, रेड मारी बाग के टेटुए पे मुर्गी जैसन फड़फड़ा रहा था। तो बाग को टांग दियो पीपल के पेड़ पर, सबको दिखे सयाना कुत्ता का हाल का होता है। मतलब आग लालच की हो या बदले की, ये किसी को भी इंसान से हैवान बनाने की ताकत रखती है। Hey, हैवान। I really like that word, you know? You know why? No need to explain why. वैसे तुम्हारे अंदर भी तो एक आग जल रही है ना? तुमने किसको जलाया उसके अंदर? बोलो। Again, मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे तुम यहाँ अपनी वाइफ डॉक्टर शालिनी के लिए नहीं बल्कि मेरी वाइफ निवेदिता के लिए आए हो। हाँ? हाँ? ये सब एक ही धागे से जुड़े मोती है बादल। तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारी वजह से वो आज यहां नहीं है। बोलो, क्या किया उसके साथ तुमने? तुम बताओ क्या हुआ होगा उसके साथ? हाँ? बताओ, कहाँ है वो? कब होगा सब ठीक? हाँ? कुछ ठीक करते हो तुम? हाँ? ये रेडियो, ये भी तो ठीक नहीं कर पाए तुम। I don't care about your fucking radio, बादल। मुझे सिर्फ सच जानना है। तुम और निवेदिता। तुम क्यों नहीं समझते कि मुझे भी वही जानना है कि क्या हुआ मेरे और निवेदिता के बीच? मुझे नहीं है याद कुछ भी, इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर उसका अपनी नाम जुबान से लिया तो। You can't threaten me, बादल। मैं तुमसे नहीं डरता, और अगर तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं है तो उसकी फोटो, उसकी ज्वेलरी, उसकी ये बुक्स, उसकी यादें सब क्यों संभाल के रखी तुमने? बोलो। Brian, stop. बोलो ना बादल। तुम्हारे अंदर एक जुर्म छुपा है, वो जुर्म जिसे तुम जानते हो पर जुर्म मानते नहीं बादल। तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि जुर्म क्या है और इश्क क्या है। बकवास बंद करो बादल। कभी नहीं किया तुमने इश्क किसी से। तुम सिर्फ खुद को चाहते हो और अपनी जिद, सनक और गुस्से का शिकार बनाया उसे। तुम्हें खुदगर्ज इंसानों, यू आर अ ब्लडी ब्लैक स्पॉट ऑन ह्यूमन रेस। यू आर अ सेल्फिश मैन। खुदगर्ज आदमी हो बादल, तुम खुदगर्ज आदमी हो। तुमने मारा है निवेदिता को, तुमने मारा है। Brian, shit, अरे सॉरी, मैं तो रेडियो को इस दीवार पर मार रहा था। You should have moved, no, Brian, shit, मैं तो मर गया। Brian, are you dead? Oh, I think he is. I think you are a wrong person in the wrong place.